हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 का चैप्टर 3 सरकार क्या है। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पार्ट में आप ये पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारें क्या करती है, वे निर्णय कैसे लेती है, अलग अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार के बीच में अंतर क्या है, चलिए पढ़कर पता लगाते हैं। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने और काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपने देखा होगा किसी भी बड़े समुदाय के लोग जहाँ पर रहते हैं या फिर किसी भी ऐसा बड़ा भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पर अनेक प्रकार के समुदाय रहते हैं, तो वहाँ पर सत्ता को चलाने के लिए किसी न किसी की आवश्यकता होती है। तो सरकार भी ठीक उसी प्रकार की भूमिका निभाती है। जैसे आपने स्कूल में देखा होगा प्रिंसिपल को वो कैसे करके अपने स्कूल का प्रशासन चलाते हैं, तो उसी तरीके से सरकार का भी रोल होता है किसी देश को चलाने में। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाए, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम को कैसे घटाए जाए, या बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वो अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना आदि। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। जैसे कि आप देखते होंगे कि एक देश के साथ हमारे जैसे भी संबंध है, जैसे थाईलैंड हमारे पीएम गए हुए हैं, तो फिर उनके वहाँ पे कैसे रिलेशन है, ये सारे काम किसके हैं, सरकार के। उनकी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जैसे कि आप देखते होंगे पीडीएस प्रणाली चलाई जाती है, क्यों, ताकि सबको अच्छा भोजन मिले कम शुल्क पर। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही एक अंग है। शायद आपको ये जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है, जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हो। उदाहरण के लिए संसाधन के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें, या फिर सभी को भरपेट भोजन मिले, तो उसके लिए पर्याप्त भोजन की आवश्यकता होती है। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वो नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वालों पर उन्हें लागू भी करती है। जैसे आपको पता होगा कि राज्य की परिभाषा दी है हमारे संविधान में, जिसका दूसरे अर्थ में संबंध है सरकार से ही। यानी कि जो राज्य की विधायिका होगी, कार्यपालिका होगी, स्थानीय निकाय होगी, सभी अर्ध सरकारी और सरकारी जितने भी संगठन हैं, या फिर जो सरकारी कर्मचारी हो गए पियोन से लेकर के एक सिपाही तक, जितने भी सरकारी कर्मचारी होंगे वो सभी राज्य के हिस्से होंगे। कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम और भारतीय रेल आदि, ये भी सरकार के हिस्से हैं। सरकार के स्तर, अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। स्थानीय स्तर पर जैसे आप नगर पालिका और ग्राम पंचायत देखते हैं, जिनके बारे में उल्लेख किया गया संविधान के 9 और 9 में, और साथ ही साथ 11वीं और 12वीं अनुसूची में। राज्य के स्तर पर और राष्ट्रीय के स्तर पर भी सरकार होती है। जो राष्ट्रीय स्तर पर होती है उसे कहते हैं संघीय सरकार, और जो राज्य के स्तर पर होती है उसको कहते हैं राज्य सरकार। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है, और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में भी आप जानेंगे। यहाँ पे आप इंडिया का मैप देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था, और 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। सरकार एवं कानून, सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को भी कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। जैसे अगर महिलाओं के खिलाफ अन्याय हो रहा था, हिंसा हो रही थी, तो उसके लिए 2005 वाला हिंसा निवारण अधिनियम बना दिया गया था।
सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ये ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाएगा तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ती है या फिर जुर्माना भरना पड़ता है। किसी दूसरे कानून को लेकर ये विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों जरूरी है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो भी वो कुछ कदम उठा सकती है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को ये लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकती है क्योंकि उसके आर्टिकल 16 का उल्लंघन हुआ है और ये दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है। सरकार के प्रकार। सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को ये शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। आपने देखा होगा हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं। वे अपने पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होगा और सफाई भी देनी होती है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने या फिर सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। यानी कि आप क्या समझे, जहाँ पर लोकतंत्र है वहाँ पर जनता अपने शासक को चुनती है, लेकिन जहाँ पे राजतंत्र होता है वहाँ पर एक मतलब राजा या रानी पूरी सत्ता संभालता है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और ना ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती, यानी कि लोकतंत्र जवाबदेह होता है राजतंत्र के मुताबिक। लोकतांत्रिक सरकार। भारत एक लोकतंत्र। लोकतंत्र यानी कि जहाँ पर जनता को अपने शासक को चुनने का अधिकार भी हो और किसी पद पर लड़ने का अधिकार भी हो। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है संसार में, और कई भी देश है जहाँ लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किया है। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भी भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। जैसे आपने देखा होगा इसमें 2 थ्योरी आती है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो भारत है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जनता है, जनता ने अपने प्रतिनिधि को चुना और वो कानून बनाने में भागीदारी होगी उसकी, तो उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और जहाँ पर सीधे जनता कानून बनाने में भागीदारी रखे तो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये देखने को मिलता है स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन, कैंटन कहते हैं वहाँ पे जैसे राज्य जैसी इकाई को। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। उसका रीज़न मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है जो कि कानून बनाने में अपनी भागीदारी रखती है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। मतदान के समय मतदाता की उंगली पर स्याही से निशान लगाया जाता है ताकि वो केवल एक वोट दे सके। यहाँ पर आपको इसमें भी दिखाई दे रहा होगा। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वो देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे। वयस्क नागरिक यानी कि 18 साल से ऊपर के सभी नागरिक। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब लोकतंत्र सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। तब आपको पता होगा पहले क्या होता था, बहुल और भारिक मतदान। बहुल मतदान यानी कि किसी भी जैसे कोई इंसान है ए, उसका बर्थ हुआ पर्टिकुलर लोकेशन पे, सी लोकेशन पे, और वो जॉब करता है डी पे, तो वो सी से भी वोट दे सकता है और डी से भी वोट दे सकता है। तो इसको कहते थे बहुल। और भारिक यानी कि शिक्षा, संपत्ति आदि के आधार पर मतदान का अधिकार। तो अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी, यानी कि केवल 15% लोग ही। इसका मतलब था कि औरतें, गरीब और अशिक्षित को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलती थी जो गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसीलिए जनता में संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इसे अन्यायपूर्ण व्यवहार कहा।
उन्होंने भी जोर शोर से मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन वो आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता, या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया। ये कहा था गांधी जी ने। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन भी कहते हैं और अंग्रेजी में से कहते हैं सफ्रेज मूवमेंट। सफ्रेज का मीनिंग होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसीलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती, महिलाएं वो काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माने जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन के साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर भी प्रदर्शन किया था। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड में औरतों को यह अधिकार कुछ साल बाद 1928 में मिला था। यहाँ पर आप तालिका देख सकते हैं। भारत सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय स्थानीय होगा, राज्य होगा या राष्ट्रीय होगा? तो ये होगा राष्ट्रीय। पश्चिम बंगाल सरकार का सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय यह होगा राज्य। डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच में नई रेल सेवाएं करने का यह होगा राष्ट्रीय। गाँव में एक सार्वजनिक कुएं के स्थान को चुनने का निर्णय यह होगा स्थानीय। तो बाकी के 3 आप फिल कर सकते हैं। अब आपके लिए कुछ होमवर्क, अगर आप चैप्टर समझ गए होंगे। आप सरकार शब्द से क्या समझते हैं? एक सूची बनाइए। किस तरह से सरकार आपके जीवन को प्रभावित करती है? सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की क्या जरूरत है? और लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या है? महिला मताधिकार आंदोलन क्या है? उसकी उपलब्धि क्या थी? तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जा करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग।